हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज के इस विशेष कार्यक्रम ऋषि कृषि में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत है। आपके पास कई वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है और क्योंकि धान की फसलें कट चुकी हैं, गेहूं की फसल खेतों में जल्द ही बो दी जाएगी और क्या विकल्प हो सकते हैं यदि आप गेहूं की फसल नहीं बोना चाहते और अधिक पैदावार करना चाहते हैं किसी एक विशेष फसल की। क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिलेगी? किस तरीके के बीजों का उपयोग करना चाहिए? ऐसी बहुत सारी बातें हम आज अपने इस विशेष मेहमान के साथ करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यह इंटरव्यू 2 भागों में जाएगा, तो आइए मिलते हैं हमारे इस विशेष शख्सियत श्री धनंजय सिंह जी से, जो हैं उप निदेशक कृषि गोरखपुर। तो हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी। आज तो सबसे पहला सवाल तो आपके प्रारंभिक जीवन से ही मैं करूंगा और मुझे ये जानना है कि वो कौन सी घटना थी जिसके कारण आप प्रशासनिक सेवा में आए, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य तो एक वैज्ञानिक बनने का निर्धारित किया था। जी, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किए हैं जी। प्रोफेसर साहब थे, उनसे हम मिले भी थे जी रिसर्च करने के लिए जी लखनऊ में। तो उन्होंने ऐसे कहा कि जो होता है सब पीएचडी करने के लिए चले जाते हैं, कोई पूर्वांचल से आ गया, कोई अवध से आ गया जी, नौजवान हो जाओ कुछ और करो। हाँ। तो वो भी चीज़ें लगी, प्लस इन लोगों को जो देखा कि सक्सेस रेशियो बहुत कम था जी, और उसमें हायर एजुकेशन में और साइंटिस्ट में भी जी, साइंटिस्ट में वो मतलब कुछ पर्सनल जो सोर्स होता है वो बहुत काउंट करता था। अच्छा। तो उसमें हम लोग को लग रहा था कि हम सब पिछड़ जाएंगे। सर, ये किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये 2003, 4, 5, 6 अच्छा तक की दौर की बात है जी। तो उसी समय फिर और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, ऐसे मित्रों से भी मुलाकात हुई। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो आप देते रहिए, लेकिन आप अब चेंज कर दीजिए अपना और आप आइए सिविल की तरफ। तो उन्हीं लोगों की प्रेरणा से हम दिए और पीसीएस 2006 का जो प्रीलिम्स था, अच्छा, वो हमारा क्वालिफाई हुआ और उसी में हम फाइनल सेलेक्ट हुए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर को यदि क्षेत्र को यदि विशेष संदर्भ में रखा जाए तो जो अप्रोच है किसानों का अलग दूसरे क्षेत्रों में, वो गोरखपुर के किसानों से कैसे अलग है और उस क्षेत्र के किसान से गोरखपुर के किसान क्या सीख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली जी, हम किसानों से जुड़े हुए जी। देखिए, किसानों का या व्यक्ति का या समाज का जो बिहेवियर है वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार किसानों का है कि यहाँ क्या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब ये समझ लीजिए कि भूमि, वर्षा और तापमान कैसा जी है, उसी हिसाब से वेजिटेशन होता है, उसी हिसाब से खेती करते हैं लोग। और उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक व्यक्तियों के रहन सहन, उनके सामाजिक जीवन, उनकी समृद्धता पर भी असर डालता है। खेती के लिए तो ये ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसान जो है अच्छे मार्केट से जुड़ा हुआ है, और 2 तरीके की खेती करते हैं किसान। एक तो है ट्रेडिशनल अपने जीविकोपार्जन के लिए कि हम करेंगे और हमारे साल भर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम आय का एक साधन उसको बनाए हुए हैं। तो आय का साधन तभी वो बन पाता है अच्छा जब बाजार में जिस चीज़ की मांग हो वैसा हम पैदा करके उसको बेच दें जी। तो वो क्षेत्र जहाँ पे बाजार में ज़्यादा मांग होती है, जैसे हम पश्चिम में रहे हैं और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और उधर गुड़गांव, इन सभी बड़ी बड़ी सिटीज़ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जी, उसका पूरा दारोमदार एनसीआर के रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके जो किसान हैं उनके ऊपर है, उनके भरण पोषण जी। और बड़ी फसलें तो जिसमें
आपका ये पैडी और गेहूं की बात है, ये तो दूर से भी आएगा और ये सब ड्यूरेबल्स होते हैं, उनको साल भर 2 साल भर रखा जा सकता है जी। लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट्स जो डेली यूज होते हैं उसकी डिमांड ऐसी होती है कि वो इन सर्किल के एरिया से ही पूरी की जा सकती जी जी। तो वो किसान उसका फायदा लेता है और उसके अनुसार वो खेती करता है जी। खेती के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी वो अपने आप को आर्थिक रूप से बैलेंस बनाने के लिए वो शामिल रहता है कि हम खाली नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे, किसी में पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, फिर आगे खेती कर लेंगे जी। लेकिन वो एक खेती को बहुत सजगता से करते हैं। खेत के प्रति उनको लगाव है और अपने जानवरों के प्रति लगाव। गोरखपुर परिदृश्य में देखें तो यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है जी। पानी की उपलब्धता बहुत अच्छा जी। दोनों होते हुए भी हम देखे हैं कि वर्ष में जो हमारी जो जिसको हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं जी, वो यहाँ कम है। कारण यह है कि जायद में हमारा पूरा क्षेत्र खाली रहता है जी। इतनी अच्छी मिट्टी और इतनी प्रचुर मात्रा में भूमि जल उपलब्ध होने के बावजूद जायद में खाली रहना ये कहीं से भी किसान के हित में नहीं है। तो उसी प्रकार से समाज और देश राष्ट्र की जो आय में वृद्धि करने का साधन है वो भी कम हो रहा है, जबकि ये कर सकते हैं। और आज जो बाजार है, बाजार में हम दुनिया से जुड़े हुए हैं जी। तो ये नहीं है कि हमारा कोई उत्पाद सिर्फ गोरखपुर में ही बिकेगा जी जी। गोरखपुर से बाहर भी बिकेगा और गोरखपुर के भी कुछ फार्मर हैं, कुछ एफपीओ हैं, वो एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं जी जी जी। आपको बताएं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं जी। वो विदेश तक भेज रहे हैं और सरकार भी इसमें उनको सहायता दे रही है और जगह जगह स्थल तैयार की है एपिडिया के माध्यम से कि उसको आप उनको सहायता दीजिए और उनके जो भी कृषि उत्पाद हैं जिस कंट्री में भी उनका उत्पाद बिक सकता है वहाँ बेचने की सुविधा के लिए सहायता दी जाए। यहाँ के लोगों को चाहिए कि हम मार्केट ओरिएंटेड और ग्रुप फार्मेशन करें क्योंकि यहाँ किसानों मतलब आबादी ज़्यादा है, जोत छोटी है, तो वो अगर सामूहिक खेती करेंगे और उसका दो है या तो सोसाइटी बना के या तो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जी करें और अपने पैटर्न को भी चेंज करें। पहले यहाँ चीनी मिलें थी, बंद हो गई तो गन्ने का एरिया कम हो गया। अब एक चीनी मिल यहाँ फिर शुरू की गई है तो थोड़ा सा 3-4 हज़ार हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल गोरखपुर में बड़ा है। हालांकि देवरिया और कुशीनगर में है एरिया लेकिन यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन उससे भी एक बेहतर विकल्प है मक्के की खेती करना और मक्का वर्ष पर्यंत मतलब तीनों सीजन में, खरीफ में, रबी में और जायद में, तीनों सीजन में खेती की जा सकती है उसकी। अच्छा। और उसका उत्पादन भी अच्छा है मक्का और उसका एवरेज जो है हम लोगों ने कल निकाला तो प्रति हेक्टेयर अगर वो गेहूं पैदा करता है और अगर वो मक्का पैदा करता है तो दोनों के जो लाभांश में अंतर आ रहा है, जो रेट चल रहा है उत्पादन के कारण, क्योंकि गेहूं से 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन है मक्के का प्रति हेक्टेयर, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा जो यहाँ की प्रोडक्टिविटी है। गेहूं लगभग 40, 42, 45 तक लोग उत्पादित करते हैं। अब यहाँ प्रति हेक्टेयर बीघा हमें लगता है 7 बीघा है 1 हेक्टेयर में जी जी। तो अब यहाँ 100 कुंटल से ज़्यादा 1 हेक्टेयर में पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब जो है 15 कुंटल के आसपास, 12 से 15 कुंटल के आसपास एक बीघे में अच्छी मक्के की पैदावार रहती है तो लिया जा सकता है, फसल अच्छी है। जी जी जी। और गेहूं में आप देखेंगे तो 8 कुंटल, हाँ ये मैक्सिमम है जी। तो 4 कुंटल का जो गैप है जी जी जी, तो लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर का जो गैप है उसी 20 कुंटल का भी हम मांग लें और 2400 रुपया कुंटल अगर मक्का बिक रहा है और लगभग वही गेहूं भी बिक रहा है जी जी जी, तो वो 20 कुंटल का डिफरेंस जो है वो उसको मिल रहा है। अब वो तीनों सीजन में ले सकते हैं तो अपने एक और पानी की उपलब्धता अच्छी है तो उसको बेच सकते हैं, उसका अच्छा मार्केट भी है जी, क्योंकि अब उसका यूज़ जो है मिथेनॉल में और विभिन्न प्रकार के
मानव को खिलाने वाले भोजन में और जानवरों को खिलाने वाले भोजन में मक्के का इस्तेमाल हो रहा है। कमर्शियल यूज भी बहुत है। कमर्शियल यूज बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो इसलिए उसकी मार्केट अच्छी है। और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसको बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी संचालित कर रही हैं। हम लोग खुद जो है राज्य सरकार के द्वारा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम चल रहा है जी। और संकर मक्का बढ़ावा देने, संकर बीज के ही बढ़ावा देने की स्कीम चलती है, जिसमें हम 50% अनुदान देते हैं बीज के मूल्य का। अच्छा। तो उसमें संकर मक्का वो बोता है और किसान को हम डीबीटी करते हैं उसके खाते में। अच्छा। तो ये स्कीमें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार जैसे कुछ फल हैं, केला है, पानी यहाँ अच्छा है, केला भी हर समय निकाला जा सकता है और उसका रोटेशन चलता है। बहुत अच्छी मार्केट है उसकी। उसको तो बहुत दूर तक नहीं ले जाना है। मंडी या मंडी में व्यापार करने वाले लोग जब अच्छी मात्रा में और किसानों का समूह बन जाता है तो वो खुद आ करके अपने फील्ड से ही ले जाते हैं और वो एक कैश क्रॉप के रूप में है और रोटेशन अच्छा चलता है। तो उसके रूप में भी वो फायदा ले सकते हैं जी। दूसरा, मिलेट्स, यहाँ गेहूं और धान ही मुख्य रूप से फसल है जी, लेकिन उनको मिलेट्स पे भी केंद्रित करना चाहिए। और ये आपका प्रोग्राम भी है मिलेट्स पुनरुद्धार मिलेट्स, का। हाँ, मिलेट्स पुनरुद्धार का हम कार्यक्रम इसीलिए बहुत सरकार चला रही, राज्य सरकार ही चला रही है जी जी। कि जो मिलेट्स के जितने भी फसलें हैं उनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जी। फाइबर कंटेंट अच्छा होता है तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जी अच्छा माना जाता है और है भी। तो उसका चूंकि हमारे जो भोजन की व्यवस्था थी उसमें उसका स्थान गायब हो चुका था। जी जी। उसको फिर से थाली में शामिल करने के लिए सभी जो 8 प्रकार के 10 प्रकार के मिलेट्स हैं सबको बढ़ावा देने के लिए हम मिलेट्स का मिनी किट देते हैं किसानों को कि आप इसको बोइए और फिर देखिए और प्रदर्शन कराते हैं और उनकी प्रोसेसिंग के लिए उनकी सुविधा हेतु उनको बेचने के लिए मिलेट मोबाइल वैन, मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर भी देने की व्यवस्था उसके अंतर्गत की गई है। सर ये क्या जिलों पे है या फिर? ये जिले पे है। अच्छा, जिले पे आवेदन करेंगे। हम लोग अभी एक मिलेट स्टोर भी स्थापित करने का सोच रहे हैं। जनपद में एक मिलेट स्टोर हो, वहाँ से मिलेट के प्रोडक्ट बिकेंगे। जी जी। प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड, तीनों स्टेज पे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे। आपने मिलेट्स को स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक बताया, तो ये जो हमारे पारंपरिक जो चले आ रहे हैं अनाज जैसे कि गेहूं या चावल तो नहीं, अब मैं गेहूं की अगर बात करूं तो खासकर, तो ये कैसे उनसे अलग हैं ये? देखिए, मिलेट्स में पहली बात तो ग्लूटेन नहीं है। अच्छा, ग्लूटेन क्या है सर? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से वो तन्यता, आप देखे होंगे गेहूं की रोटी जो है जी वो फैलती है जी, हाँ, रबड़ जैसे बन जाती है जी। लेकिन किसी भी मिलेट की रोटी आप जो है बहुत फैला नहीं पाएंगे जी, चाहे जी, हाँ, वो टूट जाती है। वो उसी के कारण है जी। और वो जो है उसको हम पचा नहीं पाते हैं। ग्लूटेन पचता नहीं। अच्छा, मनुष्य नहीं पचा सकते। हाँ, वो पचा नहीं पाते जी। तो हम जब पचा नहीं पाते तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे वो मील में शामिल हो जा रहा है। बिल्कुल। और मिलेट्स में है नहीं इसलिए वो शामिल नहीं होता है। और दूसरा, कुछ न कुछ मिनरल, चाहे आयरन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे फास्फोरस हो, ये सब ऐसे मिनरल हैं हमारे ये जो मिलेट्स वाले अनाज हैं इनमें उनकी मात्रा इन सभी, हाँ, इनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये करना चाहिए कि ये फाइबर कंटेंट तो दे रहा है तो इससे जुड़े हुए एक तरीके से समझिए कि बायो फोर्टिफाइड है ये। हम किसी में बायो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं जी, किसी मिनरल्स को बढ़ाने के लिए। ये नेचुरली इवॉल्व्ड ही है जी। और वो हमारी जब मील में शामिल रहेंगे तो उन तत्वों की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है जो कि बहुत ही वाइटल एलिमेंट होते हैं जी, की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जी हाँ जी। तो सर हम आप बता रहे थे कि आप स्टोर्स बनाने वाले हैं ज़िलों पे, सेंटर्स में, ताकि आम किसान का प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ बिक सकें। जी। तो सर अनप्रोसेस्ड में क्या है और प्रोसेस्ड में क्या क्या है? अनप्रोसेस्ड में क्या है, जैसे सावा, कोदो, अच्छा,
ज्वार बाजरा, जी 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 रागी, जी रामदाना, जी 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 ये सब हैं। चेना, कुटकी, काकुन, जी ये सभी मिलेट्स हैं। जी जी तो इनका जो उत्पाद आया और उसमें कुछ नहीं किया गया है, जी सिर्फ उसके ऊपर के छिलका जो हस्क होता जी। है वो निकाल के रखा गया। तो रहा समझिए। और उसको बेचने का जो सेंटर रहेगा तो कोई भी ले जाए फिर अपने अनुसार। जैसे हम ले गए, हमको अब क्या बनाना है उसका, हम ले जाके घर बनाएंगे, जी तो वो हो गया। और इसके पश्चात प्रोसेसिंग में है कि कोई आटा बना दे रहा है, कोई उसका लड्डू बना दे रहा है, कोई उसका कोई अन्य प्रोडक्ट बना रहे हैं। और एडवांस प्रोसेस में है कि बेकिंग करके उसके बिस्किट बना दे रहे हैं। कॉर्नफ्लेक्स जैसे बनता है जी। उसी तरीके से मिलेट्स का फ्लेक्स बना दे रहे हैं। जी 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 मिलेट्स पास्ता जैसे बना दे रहा है। पास्ता आप बच्चों को जो कि है क्या, हमको उनको अभी चेंज करना है, बिल्कुल। उनके बिहेवियर को चेंज करना जी, है। जी। तो हमको क्या है कि रूप वही दिखाना है, जी रूप वही दिखाना जी, है, जी, जी। उसमें सामान दूसरा डाल देना है। जी 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 तो हम बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं जी और उसमें सफल भी हो रहे हैं। लोग उसको बहुत लेते अच्छा हैं। विचार है जी। हाँ। तो उस चीज को मिला करके मैगी में है, जैसे आटा मैगी है, हाँ, और तो मिलेट। आटा मैगी में मिलेट थोड़ा मिला दे, जी 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 पास्ता में मिला दे रहे हैं, जी 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 है ना। अब बेकरी जैसे केक बन रहा है तो केक में उसको मिला दे रहे हैं। जी जी स्वीट डिश है तो लड्डू है बन रहा है, खीर उन्हीं की बन जा रही है। इन सभी मिलेट्स का हलवा बना दीजिए। तो आप शादी विवाह या कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं उसमें आप डिजर्ट्स में रखते हैं स्वीट्स, जी 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 तो डिजर्ट्स में वो स्वीट्स रखिए जो हमारे मिलेट्स मिलेट से बने हुए हैं। सर कुछ दो चार नाम यदि आप साझा करना चाहें मिलेट से बने हुए सब मिठाइयों का। तो मिठाई यही लड्डू है, ये लड्डू है। मिठाई है। जी, जी। उसकी बर्फी भी बना सकते हैं। अच्छा हाँ। जैसे सोम पापड़ी बनती है उसी जी, जी। टाइप से वो भी बन जाएगा। अच्छा। और उसमें कुछ आप ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए। हाँ, हैं कुछ उसमें मेडिसिनल वैल्यू के जो आपका स्पाइसेज है वो डाल दीजिए। जी जी तो आदमी को अच्छा भी लगेगा टेस्ट से भी। और आप बेकरी के बिस्किट बना सकते हैं, जी। मतलब बेकिंग का बेस जो है वही हो जाएगा, वो बन जाता है। हलवा सभी चीज़ों को बन जाता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग खुद खाए हैं। जी जी और उसका खिचड़ी बनाइए। लोग दलिया खाते हैं गेहूं की, आप सांवा की दलिया बनाइए ना, उसको पीसना भी नहीं, उसको तोड़ना भी नहीं है, जी जी बस सांवा को ही आप दलिया के रूप में इस्तेमाल करिए। सुबह खाइए, कोदो को इस्तेमाल करिए, ये ग्लूटेन फ्री है। और दूसरा ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। अच्छा तो सबसे बड़ा फायदा तो है कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं हमारे, या पेशेंट न कहिए, शुगर है उनको, जी 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 क्योंकि ये आम हो चुका है, जी, जी, पेशेंट नहीं रह गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर इसको अपनी वो मील में शामिल करते हैं सुबह नाश्ते से लेकर शाम तक, तो उनका शुगर लेवल एकदम मेंटेन रहेगा। और अगर वो लगातार यही करें और अपना फीड भोजन करने का समय निर्धारित कर लें, तो देखिए कि 3-4 महीने बाद वो बिना दवा के भी अपना शुगर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर आपने सलाह दी, जो है बहुत अच्छा सुझाव है। जी 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 दोस्तों, आप देख रहे थे ऋषि कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी खास बातचीत श्री धनंजय सिंह जी से। भाग 1 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। लाउडस्पीकर 90 FM को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि खेती किसानी हमारे देश का मूलभूत पेशा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के विषय में आम जनता को जरूर जानना चाहिए। क्या क्या नई तकनीकें आ रही हैं, किस तरीके से वो अपनी खेती किसानी को और बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बीजों का चुनाव कर सकते हैं, कौन सी फसल किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से उनका संवर्धन करें। तो जुड़े रहिए हमारी इस बातचीत के साथ। भाग 2 जल्द प्रसारित होगा ओनली ऑन लाउडस्पीकर 90 FM। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।